हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका सिविल साइंस अकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरे त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और ये जो त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का एक पर्व होता है, एक त्यौहार होता है जो पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन हम लोग कोशिश करते हैं अपनी कमियों को ढूंढने की, उन्हें दूर करने की और उनकी जगह पर अच्छाइयों को अंदर समेटने की। और ये त्यौहार हमें यही सीख देता है, यही हमें समझाता है। तो आज से प्रण हम लेते हैं कि हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमियाँ हैं, उनको ढूंढेंगे। जिस दिन आप अपने कमियों को ढूंढ लेते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, आपकी सफलता और नज़दीक हो जाती है। और अगर आप अपनी कमियों को ढूंढते नहीं हैं, उन्हें छुपाते हैं, तो आपके जीवन की जो कमियां होंगी वो हमेशा बनी रह जाती हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए हम लोग आज एक नया सीरीज़ शुरू करते हैं, एक नया सेशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम लोगों ने एक जो सीरीज़ शुरू किया था, जैसे अभी आपने क्लासेस कुछ अटेंड किया होगा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का, अंकित सर पढ़ा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी को भी साथ में पढ़ा जाए। और फिर हमने एक और प्लान किया है कि 28 तारीख से, या हो सकता है कि 27 तारीख से ही आपकी ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री भी शुरू हो जाए, जिसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो 26 तारीख से लगभग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू क्लासेस आपकी ज्योग्राफी की मिलेंगी। और 27 अक्टूबर से मेरा प्लान है, मेरा कोशिश है कि आपको इंडियन हिस्ट्री भी, मॉडर्न हिस्ट्री को जो देखते हुए नज़र में हम लोग कोशिश करेंगे उसे भी कवर करने की, जो गोस्वामी सर के द्वारा अटेंड की जाएगी। मेरी क्लास जो होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की होगी। अंकित सर की जो क्लास होगी वो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस होंगी। हमारा प्लान यही है कि आप लोगों को सारा सब्जेक्ट एक बार प्रोवाइड करवा दिया जाए, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो सकें। वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में पहला लेक्चर हमारा होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया का मैप। एशिया का मैप इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे आपने पता है कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। तो हम लोग सबसे पहले एशिया को ही कवर करेंगे। इसके बाद फिर आगे जो कॉन्टिनेंट बचेंगे उनको वन बाय वन करके देखने की कोशिश करेंगे। एशिया क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपके IAS एग्ज़ाम में, PCS में या RO जैसे एग्ज़ाम्स में एशिया से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि एशिया को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। सबसे पहले इन सब टर्म्स को हम जानने की कोशिश करेंगे कि टर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको अब ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि टर्म को ही उठा के पूछ दिया जा रहा है। जैसे माउंटेन किसे कहते हैं, प्लेटूज किसे कहते हैं, ये सीधे सीधे टर्म ही आपसे पूछ दे रहा है। उसमें कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं और फिर पूछ दे रहा है कि इन्हें क्या हम कहते हैं। तो हम टर्म को ही सबसे पहले समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं, यानी जो मैंने आपको लिखा है, ये सब वर्ल्ड के मैप में कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका एग्जिस्टेंस है। इसको रोक देते हैं। अब देखिए, ये एरिया जो है, मैं आपको इधर मूव करता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए पृथ्वी ऐसे चलती है। ये बीच का जो लाइनिंग है ये वाली, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, राइट। इसके बाद ऐसी लाइन, ये जो ऐसी लाइनें खींची गई हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, यानी अक्षांश रेखाएं। अब सवाल उठता है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में अंतर क्या होता है। एक चीज़ आपने समझ लिया कि अक्षांश रेखाएं वो कहलाती हैं जो पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जो लाइनिंग आपको वर्टिकल टाइप में दिखती हैं, जैसे यहाँ से इस तरह से, इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं कह दिया। देखिए, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइन ऐसे खींची गई है ग्लोब पर, ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया? अक्षांश रेखाएं, या हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। दूसरी रेखा कौन होती है? दूसरी रेखा हमारी ये है, जो हमने इस पोल से लेके, साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक पूरा मिला दिया, इसको हमने क्या कह दिया? देशांतर रेखाएं, राइट।
तो ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर ये कुछ लाइनें खींची हुई मिलती होंगी। ठीक है, तो पहला हमने कह दिया कि पहली जो लाइन है इसको आपने कह दिया लैंगिट्यूड्स। लैंगिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं कैसी हैं? जो ऊपर से नीचे तक जाती हैं, यानी दोनों पोल्स को मिलाती हैं, उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। दूसरी जो काल्पनिक रेखा है ये क्या है? ये काल्पनिक रेखा जो है वो इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इसका मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इसको हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे। तो अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? ये हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपको याद रखना है, दोनों रेखाएं क्या होती? काल्पनिक हैं। एक्चुअली में ये रेखाएं पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लाइन खींची क्यों गई हैं? ये रेखाएं आपके ग्लोब पर इसलिए खींची गई हैं कि आप देशों को डिवाइड कर सकें, यानी देशों को डिवाइड करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें, समय को बता सकें। क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसे चलती है? देखिए, पृथ्वी का जो रोटेशन है ये कैसा है? आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट है। लाइनिंग में आपको दिख रही है क्या? एक लाइन आपको यहाँ से खींची गई, जस्ट बीचों बीच है आपके पृथ्वी के। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप इक्वेटर बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको आप इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, जिसको आप 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच गई हुई है। ठीक है, इसके बाद इसको आपने ऐसे देखा, एक यहाँ पे देखा, एक यहाँ, इस तरह से कुछ लाइनिंग आपके कुछ इमेजिनरी लाइन खींची गई है ग्लोब पे। ये जो लाइन खींची गई है ये केवल इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस पृथ्वी पर नहीं देखने को मिलता है। अब आपने पहला समझा पॉइंट कि पृथ्वी का जो रोटेशन है अपने अक्ष पर वो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट है। इसका रोटेशन क्या आपका? वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ पृथ्वी घूम रही है। पहला चीज़ आपको क्लियर हो गया। यानी आपने समझ लिया कि दो रेखाएं पृथ्वी पर हैं। एक को आपने कह दिया लैंगिट्यूड्स वो रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, जो पृथ्वी पर इस तरह से गई। देखिए, कुछ दोनों पोल्स को मिलाते हुए कुछ लाइनिंग ऐसी खींची होती हैं आपकी पृथ्वी पर। इसको आप बोलते हैं क्या? इसको आप लैंगिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये दोनों पोल्स को मिलाती हैं एक दूसरे से, तो आप इसको कह दिया आपने लैंगिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं। दूसरी रेखा कौन सी है? दूसरी लाइनिंग्स है लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड वो रेखाएं जो वेस्ट टू ईस्ट को जोड़ती हैं या वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हों, और वो रेखाएं क्या बताएंगे? अब क्वेश्चन उठता है कि लैंगिट्यूड्स और लैटिट्यूड में अंतर क्या है, कैसे हम समझेंगे उसको? दूसरा सवाल होता है ये। तो लैंगिट्यूड्स वो रेखाएं होती हैं जो किसी देश के अंतर को बताती हैं, यानी हम कह सकते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा देश किस लैंगिट्यूड्स पे पड़ रहा है, ये इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो टाइम का बंटवारा पूरी पृथ्वी पर हमने देखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 24 घंटे लेती है। ठीक है, ये तो 360 डिग्री बराबर, यानी अगर पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे घूमती है तो 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब 1 डिग्री में घूमने में उसको 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो 360 गुणे आप कर देंगे कितना? 4 गुणे 360 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? टोटल 24 घंटे मिल जाएंगे। यानी पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है अपने अक्ष पे। क्लियर हो गया? ओके। तो लैंगिट्यूड्स क्या बताएंगे? लैंगिट्यूड्स आपके पृथ्वी पर जो देशों का डिस्ट्रीब्यूशन है या टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बता देती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरी बात कर देते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा है ये हमारा है लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या बताती हैं समझिए। जो लैटिट्यूड्स होती हैं, जो लाइनिंग आपको ऐसे मिलती है ग्लोब पर, इसको आप लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, इसको आप लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड क्या करेगी? ये पृथ्वी की अल्टीट्यूड को यानी ऊंचाई को बताती है।
जैसे आप अगर आप बात करते हैं 0 डिग्री इक्वेटर की, ठीक है, इसके बाद आते हैं 30 डिग्री, ठीक है, इसके बाद नॉर्थ में भी 30 डिग्री, साउथ में भी 30 डिग्री, इसके बाद करते हैं, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री और यहाँ पे भी होगा आपका 90 डिग्री। तो यानी ये क्या होगा, अल्टीट्यूड को बताएगा, ठीक है, जो लैटिट्यूड होगी वो ऊंचाई को बताती है, ठीक, ओके। दोनों चीज़ें समझ में आ गई, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा पृथ्वी को मूव करवा के देखते हैं कि इसका रोटेशन कैसे कैसे हो रहा है। देखिए आपको इस 3D मैप में दिख रहा होगा क्लियरली कि पृथ्वी का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। ये जो सर्किल दिख रहा होगा इसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको आर्कटिक सर्किल कहते हैं, ठीक है, ओके। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, इधर की तरफ आप आते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया आपका साउथ पोल, यानी ये जो पोर्शन दिख रहा है बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसको अंटार्कटिका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको रोटेशन को हम रोकते हैं फिर समझते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ने वाले आज हैं, एशिया का जो मैप है आपको जो सीधे फ्रंट पे इसमें दिख रहा है, यही आपका एशिया है। अगर हम ग्लोब को देखें तो एशिया का पोर्शन आपको इतना दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ने की कोशिश करेंगे एशिया को, ओके। चलते हैं, हम समझ लेते हैं सबसे पहले इन सब टर्म का मतलब क्या होता है, कैसे हम इन सब को समझ पाते हैं। तो सबसे पहला टर्म आपका है माउंटेन्स। सबसे का मतलब पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं, कितनी ऊंचाई होगी तो हम उसे पर्वत कहेंगे। जबकि हमने ये समझा है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो टोपोग्राफीज़ यानी स्थलाकृतियाँ हैं पृथ्वी के ऊपर, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका माउंटेन, पर्वत किसे कहते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें कुछ आकार दिख रहे हैं और ये देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, ये माउंटेन है, ठीक है, पहाड़ है। तो माउंटेन का सबसे पहले डिफिनीसन है कि इसकी ऊंचाई कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए, यानी 500 मीटर से ऊपर होगी। किससे ऊपर होगी, किसी समुद्र तल से, सी लेवल से किसी भी लैंड का, किसी भी ज़मीन का, किसी भी रॉक का एरिया जो हो वो 500 मीटर से ऊंचा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम माउंटेन का नाम दे सकते हैं, राइट, ओके। दूसरा शब्द है आपका प्लेटू यानी पठार। पठार भी ठीक उसी माउंटेन की तरह से होता है, लेकिन ऊंचाई में, हाइट्स में ये माउंटेन से कम होता है। दूसरा चीज़, इसकी ऊंचाई जो होगी 500 मीटर से कम होगी समुद्र तल से। तीसरा पॉइंट कि ये जो प्लेटू होगा, प्लेटू का जो टॉप होता है, ये जो टॉप होता है ये प्लेन टाइप का होता है, प्लेन होगा इस तरह से, यानी इसको हम अगर इतना काट देते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लेटू यानी पठार बन जाएगा, ओके। टॉपिक समझ में आ गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप मैप देखें तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएं, राइट, ओके। तीसरा पॉइंट है एक आपका एरिया जो 150 से 200 मीटर तक मैक्सिमम हो उसकी ऊंचाई, उसकी अल्टीट्यूड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्लेन कह सकते हैं, इसको हम समतल कह सकते हैं। तो आपने 3 टर्म पढ़ लिया। पहला आपने बता दिया, ये हो गया माउंटेन, ठीक है, ये हो गया प्लेटू और ये हो गया आपका प्लेन एरिया, समतल। तो ये सब 3 टोपोग्राफीज हो गई। ये तीनों टोपोग्राफी आपको स्थल पे मिलती है। अब हम बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट किसे कहते हैं, डेजर्ट को अगर हम एरिया के हिसाब से बांटें तो डेजर्ट होता है एक एरिया में, कोल्ड एरिया में पाया जाएगा तो कोल्ड डेजर्ट बनेगा, और हॉट एरिया में यानी लगभग कह सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हॉट या वार्म डेजर्ट। अब डेजर्ट की पहचान कैसे होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में जो रेनफॉल या बरसात होती है वो ईयरली, साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जिस एरिया में होती है उस एरिया को हम डेजर्ट घोषित कर सकते हैं। अब ये हो सकते हैं सैंडी भी हो सकते हैं, सैंडी का मतलब बालू वाला एरिया हो सकता है बर्फीले भी हो सकते हैं।
तो आप देखेंगे इस एरिया में जहाँ पर इक्वेटर का आसपास क्षेत्र मिलेगा भूमध्य रेखा का, वहाँ पे अक्सर क्या मिलते हैं, सैंड मिलते हैं, बालू मिलते हैं, ठीक है। और जो कोल्ड एरिया में डेजर्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइस मिलते हैं, डेजर्ट इसे भी कह सकते हैं। जनरली हमको बस इतना याद रखना है कि जो डेजर्ट होते हैं वो दो भाग में बांट सकते हैं हम, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट या वार्म डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का एरिया जो होता है वो इक्वेटर के बहुत दूर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक्स के ऊपर होता है, टेम्परेट जोन में पाया जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिक के ऊपर टेम्परेट जोन में ये पाया जाता है, टेम्परेट जोन में भी मिलेगा और पोलर एरिया में भी मिल सकता है एरिया के हिसाब से। अब ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जहाँ पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम ईयरली होती हो, वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिवर। रिवर्स को भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं रिवर्स। नदियाँ किसे कहते हैं? नदियों की दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि नदी का जो उद्गम होता है ये ऑलमोस्ट किसी ग्लेशियर से या किसी लेक से होता है, और जो इसका माउथ होता है या जिसका जहाँ पे अपनी पानी को प्योर आउट करते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कोई सी या कोई अदर रिवर भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम कोई लेक देते हैं, कोई माउंटेन है ये एरिया, ठीक है, माउंटेन का जो ग्लेशियर है यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो यहीं से कोई नदी आपकी निकल जाती है, यहीं से कोई नदी निकल करके जाती है इसी ग्लेशियर से, जहाँ पर ग्लेशियर्स इकट्ठा हो रहे हैं, ग्लेशियर्स का पानी, ठीक है। तो इसी कुंड से यहाँ पे कोई कुंड मिल गया, कुंड से पानी निकल करके ये अपने समतल एरिया से होते हुए पहाड़ों से निकलती है और समतल होते हुए लास्ट में जाकर किसी सी में ये अपने पानी को गिरा देती है, ठीक है। तो जहाँ पानी अपने गिराती है नदी ये, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसका माउथ हो जाता है यानी मुहाना हो जाएगा, और जहाँ से पानी ये निकालती है यानी पानी जहाँ से निकलता है किसी नदी का, उसको हम उसकी ओरिजिन कह देते हैं, ठीक है। अब ये पानी किसी माउंटेन से निकलता है या ग्लेशियर से निकलता है, माउंटेन्स होते हुए समतल एरिया से होते हुए, और लास्ट में फाइनली जाकर के किसी सी में अपने पानी को प्योर आउट कर देती है, ठीक है। तो ये नदी हो गई। अगला पॉइंट हम समझते हैं, झील, लेक। तो झील को अगर हम बांटें तो ये दो तरीके से हम इसके आकार पे या इसकी पोजीशन पे हम बांट सकते हैं, जहाँ जहाँ पे स्थित होती हैं। तो हम कह सकते हैं झील एक होती है, कह सकते हैं एक फ्रेश वाटर की झील, और एक होती है सलाइन, या हम इसको साल्ट वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, या इसके प्लेस के हिसाब से। प्लेस के हिसाब से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होती है ये लगभग ग्लेशियर के पास में, इस लेक के पास ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर्स के पास से बने हुए जो लेक्स होती हैं उनको हम फ्रेश वाटर लेक भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आपने देखा उलर लेक, जम्मू कश्मीर में उलर लेक है जो फ्रेश वाटर की झील है, तो आपने कह दिया ये ग्लेशियर से बनी हुई झील है, इसलिए आपने कह दिया कि फ्रेश वाटर की लेक है। दूसरी लेक सलाइन लेक या साल्टी लेक, जैसे हमने समझा कि चिल्का लेक, चिल्का लेक। चिल्का लेक पड़ती कहाँ पे, उड़ीसा में है। चिल्का लेक उड़ीसा में पड़ रही है, तो हमने इसे कह दिया कि सलाइन लेक है या साल्ट वाटर इसका मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं सांभर लेक। सांभर लेक कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान में जो सांभर लेक है उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, चिल्का लेक जो है उड़ीसा का उसका अलग है। चिल्का लेक को हम लगून भी कहते हैं, लगून लेक, ठीक है। क्यों लगून कहते हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसमें देखिए, इंडिया के डायग्राम में आपने देखा होगा जो चिल्का लेक है वो यहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में इधर का जो पानी वाला बॉडी है उसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल। और इंडिया के वेस्ट की तरफ आप जाते हैं तो आपको मिलेगा अरबियन सागर, ठीक है। इधर अरबियन सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का पानी भी इसमें इंटर कर जाता है और इसीलिए इसका पानी खारा
हो जाता है चिल्का लेक का। और इसको हम बोलते हैं लगून लेक भी कहते हैं, खारा पानी होने के नाते इसको हम साल्ट लेक भी कहते हैं, लगून कहते हैं। लगून क्यों कहते हैं, इसे हम लगून भी कहते हैं। लगून इसलिए कहते हैं, लगून लेक वो लेक होती है जो इस तरह शेप में बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई छोटा सा आइलैंड होता है और इसके बीच में पानी का पोर्शन भरा हुआ होता है, तो हम इसको बोलते हैं लगून लेक, ठीक है। इसके बीच में पानी इधर से चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी इसका जो माउथ होता है, मुहाना सामने को बहुत सकरा होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लगून कह सकते हैं, ठीक है। जो भी एरिया बनेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक लेक और थी आपकी, अभी आपने देखा कि एक लेक यहाँ है सांभर लेक। सांभर लेक क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगी सांभर लेक। सांभर लेक हमने ये समझा है कि सांभर लेक का पानी खारा है, और हम क्यों कह रहे हैं खारा पानी, क्योंकि इसका सोर्स कहीं न कहीं अरेबियन सागर से लगा हुआ है, इसलिए हम इसको सांभर लेक को खारा पानी की झील कहते हैं। और जैसे हम ऊपर चलते हैं जम्मू कश्मीर में, तो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में यहाँ ऊपर की तरफ, तो इसका पानी क्या है, स्वीट है, इसीलिए कहते हैं जो उलर लेक है वो खारे पानी की झील नहीं बल्कि कैसी है, मीठे पानी की झील है, और फ्रेश वाटर मिलता है, ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं। अब अगर आप हाइट के हिसाब से देखेंगे तो ये ऊंचाई पर भी पड़ता है इंडिया, उलर लेक, और यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, इसी वजह से यहाँ पे लेक बनी हुई है। ओके, तो ये हो गया आपका लेक। लेक का निर्माण एक तरह से और होता है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। अगर कोई ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, और जाके फाइनली कहाँ पे सी में गिर जाती है, तो जो ग्लेशियर से कोई नदी निकलती है तो उस नदी के पास में एक लेक ही कह सकते हैं। यहाँ लेक होगा, कोई कुंड से निकलती हुई नदी, यहाँ पे लेक बन गई। एक दूसरी लेक और बन सकती है जब कोई नदी ये विसर्प गति करती है, विसर्प का मतलब मेंडरिंग गति करती है, तो जब ये विसर्प करती है अपने कोने पे, किनारे पर, यहाँ पे भी कुछ पोर्शन छूट जाता है, ठीक है। कब, जब नदी अपना रास्ता बदल देती है तो वहाँ पर भी एक लेक नुमा बन जाती है, इसको हम कह देते हैं ऑक्सबो लेक। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सबो लेक कह देते हैं। कहाँ पर, किससे बनती है ये, नदियों के द्वारा अपने रास्ते परिवर्तन करने की वजह से एक लेक का निर्माण होता है, इसको आप बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्यों कहा गया है, ऑक्सबो लेक उसे कहेंगे, यानी गोखुर लेक उसे कहेंगे कि जब नदी अपने रास्ते को बदल लेती है तो वहाँ पर पानी का अंश छूट जाता है और उसका एरिया कुछ गोखुर की तरह से होता है, गाय के खुर की तरह से होता है, इसीलिए इसको हम गोखुर लेक कहते हैं। यानी ये लेक कैसे निर्माण हुआ होगा, इसका निर्माण नदी के अपने रास्ते को बदलने की वजह से हुआ होगा, इसलिए आप इसको गोखुर लेक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा गोखुर लेक क्या कहते हैं या लेक्स किसे कहते हैं, आपने ये सब समझ लिया। यानी इसका सोर्स हम कह सकते हैं सीधे सीधे रेनफॉल से भी हो सकता है, जहाँ पे पानी हमेशा लगा हो वहाँ से भी हो सकता है, ग्लेशियर से भी हो सकता है, और नदियों से भी हो सकता है इनका फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा सागर। सी किसे कहते हैं या समुद्र किसे कहते हैं। सागर किसे कहेंगे, जैसे हमने कोई लैंड पोर्शन बना दिया, लैंड पोर्शन का मतलब कोई स्थल भूमि बन गई, ठीक है, और भूमि के आसपास जो पानी का एरिया लगा होता है हम उसको क्या कहते हैं, इसको हम सागर कहते हैं। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम सागर कहते हैं। लेकिन इसके दूर वाले पोर्शन पे, इस सागर से काफ़ी दूर वाले पोर्शन पे जो पानी का स्टोरेज होता है इसको हम ओशियन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओशियन कहते हैं। यानी समुद्र जो होगा अक्सर क्या करेगा, ये किसी लैंड भाग से सटा ही होता है, ठीक है, और ओशियन जो होता है ये काफ़ी समुद्र से दूर होता है। ओके, इसलिए हम इसको ओशियन कहते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, दूसरा पहचान ये हो गई कि जो सी होता है ये इसकी अपेक्षा नज़दीक होता है। दूसरा, ये इसकी आकार जो होता है समुद्र का मतलब सागर का, वो महासागर से छोटा होता है, ठीक है। इसके आकार के आधार पर हम इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब एक फैक्ट रख लीजिए। फैक्ट में क्या रखेंगे, ये मान लीजिए हो गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न भाग पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक सागर मिलता है। इस सागर का नाम है सारगैसो सागर। सारगैसो,
सारगैसो दुनिया का ऐसा एकमात्र सागर है जो ओशियन से घिरा हुआ है। जो किससे घिरा है? ओशियन से। इधर कौन सा ओशियन है? अटलांटिक है। अटलांटिक ओशियन से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो एकमात्र सागर सरगासो सी है जो अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न भाग पे ये पड़ेगा। ठीक है, इधर है आपका पैसिफिक है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी किसे कह रहे हैं। सी का मतलब हो गया कोई वाटर बॉडी जो किसी न किसी लैंड भाग से सटा हुआ होता है, उसको हम वाटर बॉडी कहेंगे। अब आपको याद रखना है इन सब टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि इनको हम कैसे कैसे समझेंगे, कैसे कैसे किसी मैप में हम गेस करेंगे या उनको देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा सागर है या क्या है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं हम लोग अब अपने टॉपिक पर। पहले हमने समझा था कि माउंटेन किसे कहते हैं, प्लेटूज या पठार किसे कहते हैं, डिजर्ट किसे कहते हैं, रिवर किसे कहते हैं, लेक्स किसे कहते हैं, और एशिया के सभी इंपॉर्टेंट सी को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक हमने थोड़ा समझ लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि आप जियोग्राफी तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक 30 रुपये या 25 रुपये का मैप आता है, वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप आपको लेना है, प्लस इंडिया का भी फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप लेने हैं। इसके बाद आपको उसको जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर स्टडी टेबल के सामने ही चिपका दीजिए, और जो जो लोकेशन जैसे जैसे मैं बताऊँगा आपको उसी तरीके से उनको तैयार करना होगा, देखना होगा। जो आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा ज्योग्राफी समझने का वो मैपिंग से ही शुरू होता है, और मैपिंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैप में माउंटेन्स, रिवर, डिजर्ट या जो भी टोपोग्राफीज हैं वर्ल्ड की या एशिया की वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उसके हिसाब से आप उनको लोकेट कर ले जाएंगे, और लोकेशन से ही आपके मैपिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा आज, हम देखते हैं कि एशिया में हम लोग एशिया का मैप या एशिया कितने कितने एरिया में पड़ रहा है। अगर हम वर्ल्ड के मैप पे देखें तो वर्ल्ड के मैप में आपका एशिया जो एरिया दिख रहा है, जैसा हमको पता है कि एशिया पॉपुलेशन की दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ये सबसे बड़ा एशिया होता है। तो हम अगर इसको देखें तो कहाँ से कहाँ तक एशिया पड़ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये इंडियन ओशियन पूरा हो गया, तो आप देखेंगे तो इस वाले पोर्शन से ले करके ये पूरा आप जाएंगे, यहाँ पे पड़ेगा बेरिंग सी, यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशियन में, फिर उसके बाद आप यहीं से इसको नीचे की तरफ चले आएंगे, फिर यहाँ पे पड़ेगा ब्लैक सी, ब्लैक सी से होते तुर्की वाला एरिया घेरते हुए चले आएंगे आप कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी से फिर स्वेज कैनाल में से पार करके आप चले आएंगे रेड सी में, रेड सी से फिर आ जाएंगे आप अरेबियन सी में। तो इतना जितना पोर्शन मैंने घेर दिया है यही क्या आपका एशिया होगा, ये पूरा पोर्शन आपका एशिया कहलाता है। ये यहाँ पर आपका यूराल माउंटेन होता है, जो यूराल माउंटेन ही क्या करता है, ये डिवाइड करता है एशिया को यूरोप से, एशिया को यूरोप से डिवाइड करता, अलग करता है। तो इतना हमको आज पढ़ना होगा, और ये मेरा क्लास होगा जो पहला क्लास होगा एशिया का फर्स्ट, क्योंकि एशिया काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको कवर करने में एक दो क्लासेस आपको लेने ही पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एशिया। इस मैप में आपको थोड़ा कुछ और दिख रहा होगा, मैंने जैसा पहले बताया आपको कि ये था इक्वेटर। ठीक है, बीचों बीच से रेखा गुजरी है इक्वेटर, इसको आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का जो पोर्शन पड़ता है इसको आप बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे का जो है पोर्शन पड़ता है इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी का आधा हिस्सा जो नॉर्थ में पड़ता है इसको आप बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो निचला हिस्सा पड़ता है उसको बोलते हैं सदर्न गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। अब एक लाइन इसमें आप और खींचते हैं बीचों बीच से पृथ्वी के यहाँ से 0 डिग्री, आपको दिख रहा होगा, देखिए 0 डिग्री। ये 0 डिग्री क्या करता है? 0 डिग्री के अगर आप इधर की तरफ जाते हैं, अगर मैपिंग आपको देखना हो तो सबसे पहले आपने देखा क्या, मैप को आप कुछ डायरेक्शन के हिसाब से आप ऐसे देखते हैं कि ऊपर होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ वेस्ट होता है और इस तरफ ईस्ट होता है, डायरेक्शन के हिसाब से। तो अगर आप इस तरह से आप देखेंगे तो ऊपर का नॉर्थ आपने क्या दिया, इस पोर्शन को हमने नॉर्थ क्या दिया, इसको हमने क्या कर दिया, साउथ हेमिस्फीयर कर दिया। और अगर हम बीच में से इसको काटें तो इधर का जो पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इधर का पोर्शन क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम भाग और ये पूर्वी भाग।
तो 4 डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसके बाद 4 डायरेक्शन और दिख रही होंगी आपको, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, तो हम इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, ठीक है। अब जितने भी कंट्री आके जितने भी कंट्री इधर पढ़ रहे हैं इनको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट के कंटिनेंट या कंट्रीज कहेंगे इस वाले पोर्शन को, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद इधर वाले पोर्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे है साउथ और इधर है ईस्ट, तो इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट पोर्शन, इस वाले पोर्शन को, ठीक। इसके बाद यहाँ चले आएंगे, इधर आपका नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं या वेस्ट नॉर्थ पोर्शन कह सकते हैं। इस वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साउथ है और इधर वेस्ट है, साउथ वेस्ट पोर्शन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम डायरेक्शन बांटें तो कुल मिलाकर के 8 डायरेक्शन हो जाती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कुल मिला के 8 डायरेक्शन आपकी मैप में दिख जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ग्लोब पर साउथ अमेरिका किस डायरेक्शन में है, तो आपको बताना होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। आपसे पूछे नॉर्थ अमेरिका किस डायरेक्शन में है, तो आपको बताना होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है पूरे ग्लोब पर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि एशिया पूरे ग्लोब पर किस डायरेक्शन में स्थित है, तो आपको बताना होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूरा स्थित है। तो इस तरह से आप कॉन्टिनेंट्स को या देशों को लोकेट कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देख लिया आपने, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। आपने जो लाइन खींचा था यहाँ से, इसका नाम क्या था? प्राइम मेरिडियन, और यही आपके लंदन ग्रीनविच एक सिटी है, वहाँ से लाइन गुजरती है, इसीलिए इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये लाइन, ये जो लाइन है ये लैंगिट्यूड है, यानी दशांतर रेखा है, इसके इधर आप जाते हैं, जितना भी आप इधर जाएंगे तो टाइम में क्या होगा? इजाफा होगा, यानी टाइम बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है सूर्य किधर उगता है? पूरब में उगता है, सूर्य उगता है पूरब में, और पृथ्वी कैसे रोटेट करती है अपने अक्ष पे? पश्चिम से पूरब। इसका मतलब ये ग्लोब पूरा होगा ऐसे चलेगा और सूर्य ऐसे चलेगा। तो जो कंट्रीज इधर होंगे इस वाले ईस्टर्न पोर्शन में, वहाँ पे सूर्य पहले उगेगा, और जैसे हम इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य फिर शाम होती चले जाएगी। यानी इधर पहले सुबह होगी, फिर इधर रात रहेगी। जब हम 0 के इधर पहुँचेंगे तब क्या हो जाएगा? वहाँ पर इस वाले पोर्शन में अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, इधर दिन हो जाएगा। तो टाइम का डिसीजन जो होता है यही GMT से किया जाता है, ठीक है। इसके इधर जो कंट्री होंगे यहाँ पे माइनस होता है, यानी यहाँ पे टाइम हम माइनस करते चले जाते हैं, यहाँ से प्लस होता है। जैसा फॉर एग्जांपल इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री पर आता है, यानी यहाँ पे 82.5 डिग्री है, जो 0 डिग्री से 5.5 घंटे क्या है? 5.5 घंटे प्लस है, 5.5 घंटे प्लस में हम आते हैं इंडिया 0 डिग्री से, इसका मतलब 82.5 डिग्री। अब इसमें एक चीज़ आपको और समझना होगा, जैसे हम 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, मैंने अभी बताया पहले आपको, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इसका मतलब अगर हम 0 डिग्री से ईस्ट डायरेक्शन में 1 डिग्री चलते हैं तो हमको 4 मिनट लगता है। हम नहीं चलते हैं, एक्चुअली पृथ्वी मूव करती है, हम नहीं चलते हैं। तो अगर 1 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे मूव करेगी तो उसको 4 मिनट लगेंगे। इसका मतलब हो गया कि 360 डिग्री अगर मूव करेगी पृथ्वी अपने अक्ष पर तो कितना होगा? 24 घंटे होगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकल जाएगा, 360 डिग्री घुमाएंगे पृथ्वी को अपने अक्ष पर तो उसको 24 घंटे लगेंगे। 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष, यानी हम अगर इधर से इधर चलें पृथ्वी की तरफ 1 डिग्री पढ़ेंगे तो हमको 4 मिनट लगेंगे। ऐसे करते करते आप जब आते हैं 82.5 डिग्री तो आपको कुल मिलाकर 5.5 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से जो लाइन यानी टाइम जोन हमारे इंडिया से गुजरता है वो 82.5 डिग्री है, और हम 0 डिग्री से प्लस में हैं, माइनस में नहीं, प्लस में हम हैं कितना? 5.5 घंटा, ठीक है। इसी तरह से लगभग जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हर देशों की टाइम जोन को डिसाइड करते हैं।
यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब इस मैप से आपने क्या क्या समझा? सारे कंट्री के नाम देख लिया, जितने कंटिनेंट हैं आप सबका नाम देख लिए। इसके बाद आपको दिख गया कि इक्वेटर गुजरी हुई है बीचों बीच से, जो नॉर्थ पोल को या नॉर्थ हेमिस्फीयर को साउथ हेमिस्फीयर में बांट रही है। इसके बाद आपने बांट दिया जो वेस्ट हेमिस्फीयर या ईस्ट हेमिस्फीयर में 0 डिग्री GMT लाइन खींच करके, ये भी क्लियर हो गया। GMT मैंने बताया, GMT के जितने भी ईस्ट कंट्रीज होंगे या कंटिनेंट होंगे, यहाँ पे टाइम प्लस होता है, और जितने वेस्ट में होंगे वहाँ पे टाइम माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा होता? क्योंकि सूर्य हमेशा आपका कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि पृथ्वी हमेशा रोटेट जो करती है अपने अक्ष पे वेस्ट टू ईस्ट करती है। यही बताता है रोटेशन कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, इसी से दिन रात होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो फाइनली हम चलते हैं एशिया पर। मैंने आपसे बताया था कि एशिया सबसे पहले पढ़ा जाएगा क्योंकि एशिया सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो एशिया का ये फिजिकल मैप है। मैंने आपको बताया फिजिकल मैप का मतलब होता है जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह, रिवर वगैरह, प्लेटूज, लेक्स, सीज, ये सब चीज़ें आपको मिल जाए जिस मैप में, उसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप यानी भौगोलिक मैप। दूसरा मैप ये होता है जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब राजनीतिक मैप। इसमें क्या मिलेगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो उसे हम ये कहते हैं कि जब हम पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं तो हमको कंट्री का नाम पता चल जाएगा, वहाँ से कंट्री की बाउंड्री किस किस देशों से लगी है वो पता चल जाएगी, और प्लस कंट्री का कैपिटल या कंट्री में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ होंगे उनको हम जान लेते हैं पॉलिटिकल मैप से। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? एक फिजिकल मैप हो गया, एक हो गया पॉलिटिकल मैप। तो ये 4 मैप आपको अपने रूम पे रखने ही पड़ेंगे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है ज्योग्राफी पर तब। ओके। अब ये मैप आपके सामने दिख रहा होगा एशिया का। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बाद मैं आपको इसको बताता हूँ। यहाँ शुरू करते हैं हम नीचे की तरफ से, इधर से हम चलते हैं। देखिए, जब कभी आप मैप देखना हो तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिसाइड करेंगे। चाहे आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं या आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो हम शुरू करते हैं इधर से। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये है एशिया, और एशिया और अमेरिका के बीच में एक बेरिंग स्ट्रेट है। स्ट्रेट किसे कहते हैं? स्ट्रेट का मतलब जल संधि। जल संधि का मतलब ये हो गया कोई भी लैंड भाग ऐसा होगा, 2 लैंड पोर्शन होगा, और इसके बीच में यहाँ पर इधर पानी वाला क्षेत्र होगा और इधर भी पानी वाला क्षेत्र होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? इधर का पानी इधर कर देगा एंट्री, इधर का पानी इधर कर देगा एंट्री। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जल संधि कहते हैं। जैसा आपको ऊपर दिख रहा होगा, इधर है आपका बेरिंग सी है, ऊपर है आपका चुकची सी है। तो चुकची सी का पानी बेरिंग सी में आएगा और बेरिंग सी का पानी चुकची सी में जा सकता है, और ये 2 लैंड भाग को अलग कर रही है। यानी जल संधि हम उसे कहेंगे जो 2 लैंड भाग को अलग करेगी, 2 वाटर बॉडी को जोड़ेगी। इसको हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो पहली जल संधि आपने देख लिया, बेरिंग जल संधि, जिसके थ्रू हम चलेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर हम जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी मिलेगा। चुकची सी पहला मिला, इसके बाद ईस्ट साइबेरियन सी मिलेगा। इसके बाद आप इधर आएंगे तो और भी आप इधर देखेंगे पूरा का पूरा पोर्शन, तो आर्कटिक ओशियन का भाग हो जाएगा। आप आगे आते हैं तो आपको मिलेगा लेप्टिव सी, ये कारा सी यहाँ मिलेगा, कारा सी मिल जाएगा। अब यही कारा सी के पास से हम क्या चलेंगे, नीचे की तरफ चले आएंगे तो ये आपको मिल रहा है, देखिए क्या नाम इसका, यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन ऐसा माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो आपको दिख रहा होगा ये यूराल माउंटेन है, इधर का पोर्शन हो गया यूरोप और इधर का पूरा पोर्शन हो गया एशिया। तो यहाँ यूराल माउंटेन चढ़ते हुए चले आएंगे हम नीचे की तरफ। यूराल माउंटेन से हम आगे कहाँ पर, ये हो गया कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ऐसा एक सी है जिसको आप सबसे बड़ी लेक भी कहते हैं, दुनिया का एक सबसे बड़ी लेक है ये। और ये कैस्पियन सी, इसका सी का नाम भी है, और एकमात्र एक ऐसा सी है ये जो किसी भी ओशियन से इसका बॉर्डर टच नहीं करता है। तो आपने ये फैक्ट इसके बारे में देख लिया। कैस्पियन सी आ गए। कैस्पियन सी के पास में आपको मिलेगा एक, यहाँ पे अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, इन सब के पास में एक मिलेगा माउंटेन रेंज, एल्ब्रुस माउंटेन। कौन सी माउंटेन? एल्ब्रुस माउंटेन। एल्ब्रुस माउंटेन पर चढ़ते हुए चले जाएंगे कहाँ पे, ब्लैक सी में। ठीक है, चढ़ना नहीं है, चढ़ सकते हैं, चढ़ लीजिए। तो चढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे ब्लैक सी। ब्लैक सी से होते हुए हम आ जाएंगे सीधे
तुर्की वाला पोर्शन काटते हुए आ जाएंगे कहाँ पे, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में आ गए। भूमध्य सागर से आते हुए फिर हम चले आएंगे कहाँ पर, यहाँ पे आपको इस तरह शेप में दिख रहा होगा, जहाँ की यही की घटना है अभी आपको इजराइल और फ़लस्तीन वाली घटना कहानी आपने सुना होगा। इसमें काफ़ी दिन से यहाँ पे कुछ मैटर सुर्खियों में दिख रहा है, तो आप ये देखेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे कहाँ पर, यही मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ स्वेज कनाल लेके मिलेगी। स्वेज कनाल जो मैन मेड है, मनुष्य ने काट कर बनाया हुआ है, हमारे ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से हम आ गए कहाँ पर, रेड सी में। रेड सी एक लैंड लॉक टाइप का सी मिलता है जो चारों तरफ लगभग लैंड से घिरा हुआ होता है, ये मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं आगे, तो आपको मिलेगी गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन और इधर का यमन का और अफ्रीका का, यहाँ पे भी एक ठो स्टेट मिलेगी, एक जलसंधि मिलेगी, जलसंधि मिलेगी। इसका नाम क्या है, इस जलसंधि के नाम है बाब अल मंदाब। ठीक है, बाब अल मंदाब जो होती है ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है। ठीक है, अलग किसे करेगी, यमन को, आप अफ्रीका का एक कंट्री आता है यहाँ पे जिबूती, उसको अलग करेगी। ठीक है, तो इसको अलग करेगी और रेड सी अदन की खाड़ी को जोड़ेगी। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे अदन खाड़ी में। अदन खाड़ी से होते हुए चले जाएंगे कहाँ पे, अरेबियन सी, अरेबियन सागर। अरेबियन सागर भी आपके इंडियन ओशियन का एक हिस्सा है, एक भाग है। इसके बाद हम ऐसे चलते चले आएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, पाक जलसंधि। पाक जलसंधि, पाक जलसंधि इंडिया और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, अलग किसे करेगी, इंडिया का तमिलनाडु क्षेत्र जो होता है और श्रीलंका को अलग करेगी। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। फिर हम आते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से हम इधर की तरफ चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस वाले पोर्शन में सुमात्रा और मलेशिया वाले पोर्शन को अलग करने वाली एक जल संधि है, इसका नाम है मलक्का जल संधि, जो सबसे बिजीएस्ट, पूरे आप कह सकते हैं पूरे एशिया में सबसे बिजीएस्ट स्टेट यही है, सबसे बिजी व्यस्तम स्टेट मलक्का की स्टेट है। इसके थ्रू होते हुए हम चले जाएंगे कहाँ पे, ये पोर्शन दिख गया आपको साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी से होते हुए हम चले जाएंगे ईस्ट चाइना सी, एलो सी, सी ऑफ जापान, जापान सी के बाद फिर सी ऑफ ओखोटस्क है। तो ये किनारे किनारे आपने देखा कि जो किनारे किनारे सी दिख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो समुद्र होंगे वो किसी न किसी लैंड से सटे होते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ से सारे सी क्या हैं, सब के सब किसी न किसी लैंड एरिया से सटे हुए हैं, भूमि से सटे हुए हैं, तो आपने इसको सी कह दिया। तो अगर आप बात करेंगे जितने सी आ रहे हैं, यही जो पोर्शन मैं घेर रहा हूँ आपको, ये पूरा पोर्शन इधर से इधर तक, यही पोर्शन क्या हो गया। अब जितना मैप आपको दिख रहा है आपके सामने वो सब क्या है, ये सब आपका एशिया हो गया। तो अभी तक आपने समझ लिया इतना पोर्शन एशिया हो गया। आपने चारों तरफ से किससे घेरा है, अभी सारे सीज आपको मिल जाते हैं। इंडिया के इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हमको इसको बोलाता है ईस्ट एशिया। ठीक है, इसके इधर इसको बीचों बीच से अगर आप काटेंगे तो आपके इधर जो मिलेगा ये होगा ईस्ट एशिया और इधर का होगा वेस्ट। ठीक है, ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया। फिर आप इसको बीचों बीच से काट दीजिए तो आपको मिलेगा कि ऊपर का हो गया नॉर्थ एशिया, इधर का हो गया साउथ एशिया। इधर के जो पोर्शन दिखेंगे आपने भी पहले देखा साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा। इधर का पोर्शन देखेगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट एशिया। ठीक है, इधर का पोर्शन दिखेगा इसको आप कहेंगे, इधर वेस्ट है तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं या वेस्ट नॉर्थ कह सकते हैं। इधर का पोर्शन कैसा है, इधर का पोर्शन साउथ है, वेस्ट साउथ ईस्ट हो गया। तो अब आपने डायरेक्शन एशिया को भी अलग अलग भागों में बांट दिया। आपने देख लिया एशिया को, फिर से देख लीजिए, इधर का पोर्शन नॉर्थ हो गया, इधर का साउथ हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया में, साउथ एशिया में इंडिया की पोजीशन किधर है, तो आपको बताना होगा साउथ एशिया में इंडिया आता है। ठीक है, साउथ एशिया में इंडिया आ जाएगा, क्योंकि अगर आप बीचों बीच इसको काटेंगे तो यहाँ से तो इसके निचले वाले पोर्शन में ये आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्री हैं, तो आपको देखना होगा साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं। साउथ इधर का हो गया और इसके बीचों बीच से आप काटेंगे तो ये वाले सारे कंट्री आ जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में। अगर आपसे पूछ दे कि सेंट्रल एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, तो सेंट्रल एशिया में आपके ये सारे कंट्री आ जाएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री आ जाएंगे आपके
सेंट्रल एशिया के, जो स्थान वाले हैं, यानी तान वाले जितने भी आते हैं, ठीक है, तान वाले जितने भी कंट्री आएंगे सब के सब क्या कहलाएंगे, सेंट्रल एशिया की कंट्री कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो वेस्ट एशिया में आपका ईरान, इराक, ये सब वेस्ट एशिया कंट्री आ जाते हैं। आपसे पूछ दे साउथ वेस्ट एशिया कौन से कंट्री होंगे, तो आपको बोलना है जितने भी इधर के कंट्री हैं, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब कौन से आ जाएंगे, साउथ वेस्ट एशिया में आ जाएंगे। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, ये सब कंट्री आपके इधर वाले पोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है। अगर पूछ दे आपसे कि पूछ दे आपसे अगर कि नॉर्थ एशिया में कौन सी कंट्री आते हैं, तो आपको सबसे बड़ा पोर्शन जो दिखता है यहाँ से पूरा यहाँ तक लेकर के, ये क्या है, रसिया है। तो रसिया पूरा का पूरा नॉर्थ में ही कवर किया हुआ है। चाइना पूछ दे चाइना किस एशिया का भाग है, तो आपको बताना होगा ये ईस्ट एशिया का भाग है। चाइना इधर पड़ता है, तो चाइना ईस्ट एशिया में पड़ता है। जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब कंट्री आपके ईस्ट एशिया की कंट्री माने जाते हैं। ठीक है, ओके। मलेशिया पूछ दे, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब कंट्री कहाँ हैं, साउथ ईस्ट कंट्री कहे जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये सब कंट्री कहाँ कहाँ आ रहे हैं और किस किस तरह से इनका लोकेशन सेट किया गया है। तो अभी आपने समझ लिया एशिया को। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले सबसे समझते हैं एशिया के माउंटेन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एशिया के माउंटेन सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये वाला जो पोर्शन, इंडिया के ऊपरी पोर्शन जो दिख रहा है, इंडिया को मैं ड्रा करूं थोड़ा सा, तो इंडिया का मैप देखिए, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो हिस्सा मैं ड्रा कर रहा हूँ ये है इंडिया। ठीक है, देखिए ये वाला पूरा पोर्शन इंडिया दिख रहा है। इस तरह से आप आदत बना लेंगे बनाने के लिए मैप, तो आपको आ जाएगा इंडिया का मैप ड्रा करने। ये जो पोर्शन दिख रहा है मैंने ड्रा किया है, ये क्या आपका इंडिया का मैप है। तो इंडिया के नॉर्थ में आप जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है हिमालय। हिमालय की अलग अलग सीरीज़ हैं। जैसे पहली सीरीज इधर मिलती है, आपको तियान सान मिलेगा, इसके बाद अल्ताई सान मिलेगा, अल्तुन सान मिलेगा, यहीं पे अल्ताई माउंटेन मिलता है। ठीक है, अल्ताई माउंटेन देखिए यहाँ तक सीरीज इसकी है। इसके बाद आप हिमालय आते हैं, यहाँ से हिमालय यहाँ पूरा हिस्सा ले करके आप यहाँ से चले जाएंगे यहाँ तक। अंडमान निकोबार को भी हम बोलते हैं, ये किसका हिस्सा है, हिमालय का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अंडमान निकोबार भी, क्योंकि माना जाता है कि ये इसका जो हिस्सा टूटा हुआ है वो समुद्र के अंदर दब गया है और फिर यहाँ पे थोड़ा आके निकलता है, दिखता है, तो इसी का हिस्सा माना जाता है। और यहीं से फिर आप इधर चले जाएंगे तो म्यांमार वाला हिस्सा जो है, ठीक है, म्यांमार का हिस्सा, तो ये भी कह सकते हैं। हालांकि म्यांमार जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इसका हिस्सा म्यांमार इस हिमालय से लगा ही हुआ है। ये हो गया आपका। ठीक है, तो हिमालय की सीरीज आपने इधर की देख लिया। इसके इधर की दो सीरीज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है आपका सुलेमान माउंटेन जो पाकिस्तान में है, हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद एक है हिंदू कुश जो अफगानिस्तान में है, ये भी आपका एक हिमालय का हिस्सा है। अब जहाँ से जिस जगह से ये सब अलग हो रहे हैं माउंटेन, इसको हम बोलते हैं पामीर घाट। इसके बाद इधर का जो पोर्शन आपको दिखता है इसको आप बोलते हैं प्लेटू है, पठार है। कौन सा पठार, दुनिया का सबसे बड़ा छत कहे जाने वाला कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार। पठार क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया अभी पिछले सेशन में थोड़ा सा पहले ही कि पठार क्या है। पठार का मतलब ये एक छत होता है, यानी माउंटेन की तरफ ऊंचा रहेगा, 500 मीटर से कम इसकी ऊंचाई होती है, और ये इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ना कि कोना टाइप का या कोन टाइप का होता है, जैसे माउंटेन्स वगैरह होते हैं उस तरह से नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी छत क्या है, तिब्बत का पठार, यहीं पे मिल जाएगा। माउंटेन आपको मिल गया। इसके बाद एक माउंटेन और आप आते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पे भी कुछ माउंटेन सीरीज, जैसे यहाँ पे एक नाट बन रही थी उसी तरह से आर्मेनियन नाट इसे हम कहते हैं, यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे भी एक सीरीज मिल जाती है, एल्ब्रुज माउंटेन, जाग्रोस माउंटेन। ठीक है, इधर टाइग्रिस रिवर की तरफ से आप चले जाएंगे तो यहाँ कुछ माउंटेन मिलेंगे। ऊपर आपका इसी तरह का एक एल्ब्रुज माउंटेन पीक है, चोटी है। देखिए एल्ब्रुज माउंटेन पीक है, चोटी है, और ये एल्ब्रुज माउंटेन है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये एल्ब्रुज माउंटेन है। अगर आपके मैप में कहीं पर भी कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है, त्रिभुज आकार का, यानी इसको आप डेल्टा टाइप कहते हैं, अगर ऐसा बना होगा तो ये किसका साइन होता है, माउंटेन का साइन होता है, माउंटेन की पीक का साइन होता है, चोटी का। और अगर यही चीज़ कुछ इस तरह से बनी हो,
आपके मैप में अगर कुछ इस तरह से जो बनी हो, उल्टा हो इसी का, तो ये हाइट को बताएगा, लेकिन ये डिप्रेशन को बताएगा, यानी खाई को बताएगा। कौन सी खाई को? स्थलीय खाई को, न कि समुद्री खाई को। समुद्र में भी ट्रेंच होती है जिसको आप खाई कहते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा यहाँ पे। जब इधर का पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की यहाँ पर आपको मिलेगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच तो यानी समुद्री खाई को हम ट्रेंच कहते हैं, लेकिन स्थलीय खाई जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? डिप्रेशन। ठीक है। एक शब्द आपने समझा होगा, वैले खाई। वैले खाड़ी या खाई कह सकते हैं, तो वो वैले से अलग ही होती है। ये क्या होती है? वैले जो होती है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ऊपर ही रहती है, लेकिन अगर डिप्रेशन की बात करेंगे तो समुद्र तल से इसकी गहराई और अंदर हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन स्थल भाग में होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई स्थल भाग है, यहाँ पे 2 माउंटेन हैं और 2 माउंटेन के बीच में एक खाई हो गई। अब जब खाई की जो गहराई होगी ये समुद्र तल से नीचे होगी, तब हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। और अगर यही माउंटेन है, समुद्र तल से गहराई उसकी कम होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इसको वैली कहते हैं, घाटी कह देते हैं। ठीक है, सिंपल से। जैसा आपको पता होगा कि जब हम लैंड पोर्शन को या स्थलीय भाग को मेजर करते हैं, उसकी ऊंचाई को, तो हम समुद्र तल को ही लेके देखते हैं। समुद्र तल से ही हम उसको ऊंचाई को मेजर करते हैं। तो वही आपको दिमाग में रखना है कि जब किसी भी पोर्शन को हम मेजर करेंगे तो पहला अगर डिप्रेशन आपको मेजर करना होगा तो आपको देखना होगा समुद्र तल से उसकी ऊंचाई या उसकी गहराई जो होगी ज़्यादा होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। और वैले देखना होगा तो उसकी गहराई समुद्र तल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स यहाँ पे देख लिया। 1-2 माउंटेन आपको इधर मिल जाते हैं, आप देखेंगे वर्खयांश माउंटेन है, यहाँ पे मिल जाएगा। 1-2 माउंटेन आपको यहाँ मिलता है, आपके उसमें दी जाए, जैसे कोलिमा माउंटेन यहाँ मिल जाता है, वर्खयांश मिल जाता है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। 1-2 इंपॉर्टेंट है आपके रसिया के। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। एक माउंटेन आपने यहाँ देखा ही था, ये भी क्लियर हो गया। फिर जाग्रोस देख लिया आपने, एल्ब्रुज देख लिया, इधर चोटी देख लिया आपने, अनातोलिया का पठार देख लिया। ठीक है, डेजर्ट आपको अभी हम इधर देखेंगे कौन कौन चीज़ें हैं, क्रम से देखा जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो अभी आपने माउंटेन भी समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स पे। रिवर्स किसे कहते हैं? मैंने प्लेटू भी समझा दिया आपको, पठार कहाँ कहाँ पे है, कैसे हैं प्लेटूज। ये पठार हो गया, यहाँ पठार मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पठार यही होता है, और बाकी छोटे छोटे फैक्ट हम लोग देख लेंगे। रिवर्स की कंडीशन क्या होती है? रिवर को हम समझते कैसे हैं? रिवर का जो ओरिजिन होता है वो किसी न किसी माउंटेन से, किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ बात करें, अगर हम इंडिया में चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको दिखता होगा मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, यहाँ एक राकस झील भी है। तो मानसरोवर के पास से सिंधु नदी निकलती ऊपर तरफ जाती है और फिर ऐसे करते हुए आके अरेबियन सागर में गिर जाती है। इसका नाम क्या? सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर का उद्गम कहाँ से? माउंटेन से निकल रहा है, ऊंचाई से निकल रही है नदी ये, प्लस इसका उद्गम किसी लेक से, मानसरोवर झील से निकलती है। और इसी के बगल में राकस है। ठीक है, यहीं से एक नदी और यहाँ पे जाती है। आप इसी के पास देखें सतलुज है, सतलुज भी इसकी सहायक नदी है। झेलम है, चेनाब है, ठीक है, रावी है, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदी सतलुज की हो जाती हैं। और फाइनली सतलुज नदी जाकर के कहाँ मिलती है? सिंधु में मिल जाती है। और फाइनली ये नदी मिल करके जा करके अरेबियन सागर में अपने पानी को प्योर आउट कर देती है। यानी मुहाना नदी कहाँ हो गया? किसी समुद्र के पास हो गया, और इसका जो ओरिजिन होगा किसी माउंटेन पर, ग्लेशियर के पास में होगा। ठीक है, और ये हमेशा नदी, यहाँ इसका जो ग्लेशियर है वो हमेशा पिघलता रहता है, यानी बरसात पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमेशा ईवर फ्लोइंग रिवर कह सकते हैं। यहीं से एक नदी और आती है इधर की तरफ, यहाँ से एंट्री करती है और फिर लास्ट में जाकर यहाँ पे गिर जाती है। इसको आप ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा भी इसी तिब्बत के पठार से निकलती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, और लास्ट में जब एंट्री करती है इंडिया में तो अरुणाचल प्रदेश एंट्री करके फिर उसके बाद असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं जब गिरती है तो इसके पहले एक नदी निकलती है यहाँ से, उत्तराखंड से बहते हुए, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, फाइनली आके मिल जाती है बंगाल में। किससे? ब्रह्मपुत्रा से। ये है गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी एक और होती है यहाँ पे, यमुना नदी। यमुना भी इसकी सहायक नदी मिल जाती है।
और फिर फाइनली इन दोनों का पानी आके ब्रह्मपुत्र में मिलता है। इसका नाम यहाँ पे पद्मा रख दिया गया है। बंगाल के लोग इसी का नाम यानी ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना कहते हैं, और जब यमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं तो हम इसको मेघना कह देते हैं। और फाइनली यहाँ पे डेल्टा बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनता है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। डेल्टा वो त्रिभुजा का एक शेप होता है जहाँ पर कोई नदी आके पानी को गिराती है तो यहाँ पे ये एरिया बढ़ जाता है और उस एरिया में पानी का ये इस तरह से पानी बढ़ जाता है, और यहाँ पे आपको त्रिभुजा आकार में कुछ शेप मिलते हैं मिट्टी के, या जो उसके सेडिमेंट्स नदी के होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है बंगाल की खाड़ी मिलता है, और यहीं पे आपका सुंदरबन डेल्टा भी मिलता है, इसका आप सुंदरबन डेल्टा कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा रिवर का ओरिजिन और उसका माउथ कहाँ होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम एक समझ लेते हैं 2-3 टॉपिक और इसी मैप से ही, ताकि आपको और क्लियर चीज़ें। जैसे मैंने आपको सी बताया कि जो भी सीज आपके इम्पोर्टेंट हैं एशिया के, जैसे हम यहाँ से चलते हैं, आप इधर आते हैं इंडिया की इस साइड तो आपको मिलेगा जावा सी, क्रम से पूछता है। मकस्सर स्टेट बोर्नियो को और सुलावेसी आइलैंड को अलग करता है, जोड़ता किसको, सेलेब सी को और जावा सी को। सेलेब सी जावा सी को मकस्सर स्टेट जोड़ती है, अलग किसको करेगी, बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड को। इसके ऊपर चलेंगे हम या नीचे आते हैं तो एक तो आपको मिलेगा बांदा सी से ऊपर चले जाते हैं तो आपको मिलेगा फिलीपींस सी। फिलीपींस के इधर चलेंगे आप तो मिलेगा आपको क्या, साउथ चाइना सी आप देखेंगे तो एक ताइवान, इसके ऊपर एक ताइवान छोटा सा क्षेत्र है, आइलैंड है, जो ताइवान बात करता है। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा ताइवान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलता है। ताइवान बोलता है कि चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, मेरा कंट्री है, जबकि ताइवान कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, इंडिपेंडेंट मानता है खुद को। एक है यहाँ पे हैनान, या कह सकते हैं इसको वियतनाम के पास में हैनान प्रांत छोटा सा है, ये तो फिलहाल इसी के कब्जे में, चाइना का ही है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या ये भी कब्जे में, तो ये इसी कब्जे में नहीं है, यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं खुद को। तो अगर ताइवान और फिलीपींस कॉन्टिनेंट या दोनों के देश के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे एक लुजोन करके जल संधि है। लुजोन जल संधि भी कभी कभी पूछ लेता है। तो लुजोन जल संधि किसके किसके बीच में है, तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। किसको जोड़ रही है, तो साउथ चाइना सी को फिलीपींस से जोड़ रही है, तो ये हो गई लुजोन स्टेट जल संधि। इसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पे एक जल संधि और मिल जाती है, किसके किसी बीच, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में एक स्टेट मिलती है, दोनों के बीच में, दोनों को जोड़ती है, यानी इधर चाइना हो गया, इधर ताइवान है। चाइना और ताइवान के बीच में एक स्टेट है, एक जल संधि है, इसका नाम क्या है, इसी के नाम से रखा गया ताइवान जल संधि। ठीक है, इसको देख लिया आपने। इसके बाद ऊपर चलते हैं तो आपको मिलेगा एक एलओसी में 2 नदियाँ आके गिरती हैं, तिब्बत के पठार से निकल करके 2 नदी गिरती है, एक ह्वांगहो है और एक यांगसी है। ये दोनों नदियाँ लगभग यहीं पे आके गिरती हैं। ठीक है, ईस्ट सी में यांगसी गिर जाती है और ह्वांगहो गिरती है आपकी, यहाँ पे मिलेगा आपको पोहाई की खाड़ी। पोहाई की खाड़ी में एक नदी गिरती है, इसका नाम है ह्वांगहो, और पोहाई की खाड़ी से होते हुए फिर ईस्ट एलओसी में इसका पानी आता है, इसीलिए इस एलओसी का नाम एलओसी कहा गया, यानी एलो कहा गया है, पीला। क्यों, क्योंकि जब ये ह्वांगहो नदी आती है तो यहाँ से इस मंचूरियन वाले एरिया से गाद लेके आती है, गाद का मतलब सेडिमेंट्स, पीली मिट्टी लेके आती है, इसकी वजह से इसका नाम यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एलो। क्यों, क्योंकि इस सागर का पानी एलो हो जाता है। क्यों, किसकी वजह से, यहाँ से जो मिट्टी लाती है उसकी वजह से, ये नदी की पानी मिट्टी की वजह से इसको एलओसी कह देते हैं। ठीक है, ओके। जैसे आपने इधर देखा था, यहाँ पर रेड सी कहा गया था। क्यों रेड सी कहा गया था, क्योंकि रेड वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से उसको रेड सी कहते हैं, वहाँ ब्लड नहीं है। ठीक है, अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको समझना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। आगे चलते हैं तो ये मिलेगा पोर्शन पूरा, देखिए ये मिल जाएगा जापान। जापान में 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पहला होकाइडो है, होन्शु है, सुकोकू है और क्यूशू है। तो आपसे पूछेगा कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा होन्शु है, सबसे बड़ा आइलैंड
होन्शु है, और होन्शु इसके बाद हम आते हैं तो शिकोकू, और सबसे छोटा आइलैंड है क्यूशू सबसे निचला हिस्से में, और शिकोकू, होक्काइडो। तो अगर आपको क्रम से पूछ दे कि जापान के सभी आइलैंड को क्रम से करिए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये सारे आइलैंडों के क्रम से कैसे पूछेंगे, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो इस क्रम से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सभी आइलैंड को क्रम से करिए तो आपको होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये चारों आइलैंड जापान के मिल जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऊपर है, साउथ कोरिया नीचे है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों से आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना से लगा हुआ, लेकिन साउथ कोरिया का बॉर्डर चाइना से नहीं लगा हुआ है। इससे होते हुए हम चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस वाले हिस्से में, यहाँ पे भी एक जलसंधि मिलती है, जापान के नाम से कह सकते हैं इसको। ठीक है, जलसंधि है। जलसंधि होते हुए हम चले जाएंगे कहाँ पे, साउथ सी ऑफ जापान, यानी ईस्ट सी की तरफ चले जाएंगे, जापान के सागर में चले जाएंगे। फिर उसके बाद चले जाएंगे, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है पोर्शन आपका सखालिन आइलैंड है। सखालिन आइलैंड जापान का नहीं है, याद रखना है, किसका है, रसिया का है, रूस का ये रूस का ये आइलैंड है सखालिन आइलैंड। सखालिन के ऊपर हम जाते हैं तो आपको मिलेगा क्या, सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर पूरा पूरा किसका है, रूस का है। इसके बाद हम चले आएंगे तो यहाँ से कुछ शेप दिखेगा इस तरह का। ठीक है, ये लगा हुआ पोर्शन आपको दिखेगा। यानी अगर एक टॉपिक आपको और समझ लेनी है कि कोई भी जैसे कोई क्षेत्र है किसी भी द्वीप का, या कह सकते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट का शेप है इस तरह से, और इसके तीनों तरफ से क्या है, पानी लगा हुआ है। एक शेप जो है वो किसी लैंड से लगा हुआ है। तो जब किसी भी लैंड के पास तीनों तरफ से पानी घिरा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, यानी प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसे शेप आपको बहुत ढेर सारे मिलेंगे। जैसे आपको मैं दिखा दूं, इंडिया का भी क्या है, तीनों तरफ से पानी घिरा हो तो इंडियन पेनिनसुला कह देते हैं। यहाँ पे है जो इंडो चाइना पेनिनसुला कह देते हैं। यहाँ पे आपको देखें तो कोरियन पेनिनसुला हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो कमचटका पेनिनसुला हो गया। यानी इस तरह से कुछ शेप आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसको पेनिनसुला कह देते हैं। यहाँ पे भी आपका हो गया मलय पेनिनसुला, इसको आप मलय पेनिनसुला कह देते हैं। ठीक है, आइलैंड आपको समझ में आता ही होगा। आइलैंड का मतलब जो चारों तरफ पानी से घिरा होगा उसको हम आइलैंड कह देते हैं, द्वीप कह देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी आपका कमचटका पेनिनसुला। इसके बाद हम आ जाते हैं बेरिंग सी में। बेरिंग सी से होते हुए बेरिंग सागर स्टेट के होते हुए चले जाएंगे चुकची सागर। इसके बाद ईस्ट साइबेरिया सी, आर्कटिक वाला जो पोर्शन हो गया, लेप्टिव सी, और लास्ट में यहाँ फिर कारा सी। इसके बाद बेरेंट सी आता है यूरोप की तरफ। ठीक है, यहाँ आप आ गए तो आपको मिल गया क्या, कौन सागर, कैस्पियन सागर। यहाँ पे ब्लैक सागर मिल गया, इधर मेडिटेरियन सागर मिल गया, रेड सागर मिल गया, अदन की खाड़ी मिल गई। यहाँ पे इधर से आप इधर चलेंगे तो यहाँ पे भी एक स्टेट मिलेगी, एक जल संधि मिलती है। इसका नाम क्या, हार्मुज जल संधि। क्या नाम है, हार्मुज जल संधि। हार्मुज स्टेट किसके बीच है, यूएई और इधर का पोर्शन ईरान। यूएई और ईरान, या कह सकते हैं ओमान और ईरान के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है हार्मुज। ये जोड़ती किसको है, जोड़ेगी आपकी पर्शियन गल्फ को और अरबियन सी से, या यहाँ पे ओमान की खाड़ी कह सकते हैं। ओमान की खाड़ी को पर्शियन सी से जोड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हार्मुज। यहाँ आपने यहाँ देखा था कौन सा था, बाबल मंदाब, यहाँ पे हो गई हार्मुज जल संधि। क्लियर हो गया, ओके। अब एक क्वेश्चन आपने यहाँ देखा था, कौन सी स्टेट थी, मलक्का स्टेट थी, मकस्सर स्टेट, लुजान स्टेट। ठीक है, यहाँ पे एक इसी के नाम से है, इसको देख लेंगे, बेरिंग देख लेंगे, इसी के नाम से थी। और इधर पढ़ेंगे आएंगे यूरोप वाले पोर्शन में तो यहाँ पे भी एक स्टेट है बास्पोरस स्टेट के नाम से, इसको भी देख लेंगे। आगे मिलेगी केरिच स्टेट, तो आगे हम लोग जब यूरोप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लिया जाएगा। फिलहाल आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एशिया पढ़ रहे हैं तो एशिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सी वगैरह देख लेना है, स्टेट देख लेना है, गल्फ़ वगैरह। अच्छा, गल्फ़ पूछे आपसे तो गल्फ़ किसे कहेंगे, गल्फ़ का मतलब होता है खाड़ी, इसको भी हम खाड़ी कहते हैं, गल्फ़। अब गल्फ़ और बे में क्या अंतर होता है, गल्फ़ का मतलब ये होता है कि कोई भी एरिया, जैसे ये लैंड पोर्शन इधर है पूरा, ठीक है, इसका पानी इसमें आराम से इंटर कर गया और फिर
मुहाना क्या होता है, किसी भी गल्फ का मुहाना पतला होता है, लेकिन बे का मुहाना क्या होगा, कोई अगर बे है तो बे का मतलब इसका मुहाना ऐसा चौड़ा होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, तो पानी इधर से एंट्री करेगा, इधर से आराम से घूमते हुए ऐसे निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम स्टेट की बात करेंगे तो पानी एंट्री किया और फिर इसमें जाके पानी रुक गया, उलझ गया, घूमने लगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम गल्फ कह देते हैं। खेलने वाला गल्फ नहीं, गल्फ खाड़ी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बस अंतर क्या है, इसकी स्थिति के या इसके शेप के आकार पे अंतर है। यहाँ पे हो गया आपका बे और यहाँ पे हो गया गल्फ। ठीक है, तो आपको देखना है गल्फ जहाँ जहाँ लिखा होगा तो समझ लीजिएगा वहाँ उसका शेप क्या होगा, उसका मुहाना क्या होगा, उसका मुहाना बहुत सकरा होगा, पतला होगा, पानी चला जाएगा लेकिन आसानी से निकल नहीं पाता है। जैसे आपने सुना होगा मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी ऐसा खाड़ी है जहाँ पे पानी एंट्री कर लेता है लेकिन वापस निकल नहीं पाता है, इसलिए कभी कभी वहाँ की मछलियाँ मरने लगती हैं, वहाँ एक तरह से डेड जोन टाइप का बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इस मैप से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैप में हम लोग धीरे धीरे देखा जाएगा, थोड़ा सा मैप लंबा क्लास चलेगा, तो एक आइडिया आपको मैप से मिल गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अब हम लोग आगे क्लास में इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। अभी तो आपने केवल मैप देखा, अब हम इसके अगले क्लास में इसके फैक्ट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप उसके साथ साथ नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।